अब जो मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, उसे पढ़ाने वाला हूँ ई वेस्ट। इसे या ई वेस्ट बोल दो या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट बोल दो, ये कुछ चीज़ें होती हैं। रिसेंटली भी क्या है कि कुछ डिस्पोजल स्कीम लाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ई वेस्ट। तो हमें क्या पढ़ना है, ई वेस्ट क्या होता है। मतलब कई बार इसे एनजीटी भी इस पर बैन लगा चुका है कि ई वेस्ट हैज़ बीन रिसेंटली ऑर्डर्ड साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए बोला है एनजीटी ने भी। मतलब एक तरीके से ई वेस्ट क्या होता है, जो आपके ख़राब सामान होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, आप उसे फेंक देते हो। उसमें बहुत सारे हार्ड मटेरियल्स, हैवी मटेरियल्स होते हैं, उसके अंदर गैसेस भी होती हैं जो हार्मफुल पहुंचा सकती हैं हम लोगों को भी, इन्वायरमेंट को भी। तो एक तरीके से प्रॉपर एक तरीके से उसे मतलब साइंटिफिक वे में डिस्पोज करो, मतलब ख़त्म करो, उसे ऐसे मत फेंको। तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम पढ़ेंगे। ई वेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ओल्ड या फिर उसकी लाइफ ख़त्म होगी और डिस्कार्ड बेकार हो गया और ख़त्म करना हो, तो कुछ तरीके के होते हैं। तो कुछ जो कैटेगरी है 21 टाइप की, मतलब कैटेगरी 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, फ़ोन वोन हो गया। एक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो आपके बिजली पंखा ये सब हो गए, ये वैसे वाले होते हैं कंज्यूमर वाले। तो इनके लिए कुछ लॉ बनाए गए थे 2011 से, वो लॉ बनाए गए थे कैसे इनको ख़त्म करना है। फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, मैनेजमेंट रूल 2016 में ऐड किए गए थे। उसमें कुछ और इनेक्ट किया गया था 2017 में। देखो टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके साथ साथ लॉ को भी वो अपडेट करते रहते हैं। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक जैसे डॉक्टर क्लिनिक होता है ना, तो आप वहाँ जाके अपना इलाज करवाते हैं, तो ऐसा ही ई वेस्ट क्लिनिक होता है। उसमें जाके वो सेग्रीगेट करते हैं चीज़ों को, मतलब तोड़ फोड़ते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डिस्पोज करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये पहला, इंडिया का पहला कहाँ पे सेटअप किया गया ई वेस्ट क्लिनिक, ये भोपाल के अंदर सेटअप किया गया मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखना, मैं याद तरकीब बताऊँ। इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। इंदौर कहाँ बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो वो ऑलरेडी क्लीनेस्ट है। तो मध्य प्रदेश चाहता है या फिर इंडिया चाहता है कि भोपाल भी क्लीन हो, तो भोपाल में क्लीन करने के लिए ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं। ई वेस्ट जो जनरेशन है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है ना। ये बोर्ड जो होता है बना कैसे है, ये एयर एक्ट से बना है, एयर एक्ट से इसको बना है, और वाटर एक्ट से भी इसे पावर दी जाती है डिफरेंट। और ये आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, एयर की क्वालिटी कैसे, यही वो निकालता है CPCB। ऐसे आपको याद रखना है। इसने बोला है कि इंडिया जनरेट करता है 10 लाख टन ई वेस्ट। 2019 से लेके 20 के बीच में 10 लाख का ई वेस्ट जनरेट किया है, और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। 7 लाख टन था 2017-18 में, तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ई वेस्ट को हमें कम करना है। एक समस्या क्रिएट हो गई है। 2018 में अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने बताया कि ट्रिब्यूनल, उसके अंदर ट्रिब्यूनल थी, बताया थी 97 जो ई वेस्ट है इंडिया में, वो रिसाइकिल बाय द इनफॉर्मल सेक्टर एंड स्क्रैप जो डीलर एंड साइंटिफिक डिस्पोज इज बर्निंग द डिस्पोज ऑफ द एसिड। कहने का मतलब सारा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने बताया था, जो हमारे यहाँ जो एक ट्रिब्यूनल बनाया था, चेक किया था कि जो हमारे इंडिया में जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता उसे डिस्पोज करने का। उसे कैसे मतलब फेंक दिए जाते, तो इनफॉर्मल वे में, कोई फॉर्मल वे नहीं होता, इनफॉर्मल वे में उसको डिस्पोज किया जाता है, अनसाइंटिफिक वे में डिस्पोज किया जाता है 97%। तो उससे इन्वायरमेंट में गैसेज आ जाती हैं, एसिडिक आ जाते हैं, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। आपका NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये 2010 में बनी थी। एक्ट इसका 2010 में आता है NGT एक्ट, और इंडिया तीसरी कंट्री जिसके अंदर NGT है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ऑलरेडी है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के पालिका के किसी एक्ट से इसे बनाया गया है। तो एक तरह से ये है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ CBC, मतलब उसने भी कोई रूल फॉलो किया, कुछ बताया कैसे करना है। तो सारी चीज़ें इसमें रूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे हमें करना है। कि सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कंज्यूम करने पर उनके पार्ट्स को, स्पेयर को ध्यान रखना है। कोई हैजार्डियस सब्सटेंस तो मतलब कोई खतरनाक सब्सटेंस तो यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। एक्सीडेंट टेक प्लेस इन द रेसिडेंट एरिया, अकाउंटिंग अनसाइंटिफिक हैंडलिंग, कि आप जो हैंडलिंग करते हो ई वेस्ट, मतलब ई वेस्ट को, उससे कोई हार्मफुल भी हो सकता है, कुछ इफेक्ट भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हॉट स्पॉट कौन से एरिया में जहाँ पे ज़्यादा ये ई वेस्ट का यूज़ किया जा रहा है इन चीज़ों का, तो उसको आपको देखना है, चेक करना है किस एरिया में किसका कितना यूज़ किया जा रहा है। तो इस सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट भी जाइए। हाँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कहाँ पे कैसे किया जा रहा है। तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, मतलब लोकल लेवल पे, वो चेक करेगा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आया, इसके लिए कौन लेके आया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिकल चेंज रूल लेके आती है। 2011 में भी रूल आए, फिर 2011 में रूल आए।
हैंडलिंग कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर 2016 में कुछ चेंजेस करके रूल लेके आए। अब इसमें 21 जो प्रोडक्ट है, कुछ 21 प्रोडक्ट को डिफाइन है, 2 शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में रखा जाएगा उन्हें, ठीक है ना। जैसे उसमें गैसेज होती हैं, जैसे आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं जिसमें तुम CFL बोलते हो, उसमें मरकरी होती है, मरकरी लैंप होते हैं, मरकरी होती है, तो खतरनाक चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ को उन्होंने जो 21 प्रोडक्ट को शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा गया, कोई कैटेगरी बनाई थी। और एक तरीके से एक्सटेंडेड आपकी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए। ये है क्या, मैं आपको बताऊं ये क्या है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो प्रोड्यूस करेगा ना, जैसे किसी आदमी ने कोई फ़ोन बनाया, किसी कंपनी, नोकिया ने, कोई कंपनी ने कोई फ़ोन बनाया, ठीक है ना। ये फ़ोन 1000 रुपये की इसकी कीमत है, पर कंपनी इसे 1100 रुपये में बेचेगी, 100 रुपये फालतू। वो इसलिए बेचेगी क्योंकि जब इन फ्यूचर ये फ़ोन बेकार हो जाए या कुछ प्रॉब्लम्स फ़ोन हो जाए, ये फ़ोन वापस लाके उस प्रोड्यूसर के जो सेंटर्स होंगे उनको लाके वापस दे जाओ और अपने 100 रुपये लेके चले जाओ। और 100 रुपये का जो आपका ब्याज होगा, मतलब वो भी इंटरेस्ट भी पे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सबसे लेंगे तो वो आराम से इंटरेस्ट कमाएगी, 100 रुपये का इंटरेस्ट, तो वो भी इंटरेस्ट भी पे करेगी। ऐसा कुछ प्रोसीजर बनाया जाए और ऐसे किया जाए तो लोग, पैसे की कीमत होगी ना, फ़ोन बेकार हो गया, एटलीस्ट मुझे 5000 रुपये में एक्स्ट्रा दे के आया था, वापस मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर बनाया जाए, लोगों की हेल्प हो जाए और ई-वेस्ट कलेक्ट करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ें। तो वेरियस ही देखो, ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी कलेक्ट करने के लिए। अब इसको एक्सटेंड प्रोसीजर रिस्पॉन्स, ये पूछा गया है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये किस चीज़ के लिए है, ये ई-वेस्ट के लिए है। यही था क्वेश्चन में, देखिए ये जो एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए, ये ई-वेस्ट रूल की में ऐड की गई है 2016 में, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। इसके लिए क्या बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ऑफिस बनाए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी जो इस काम को करेंगे। फिर जो डिस्पोज होगा रिटर्न कर दिया जाएगा, एडिशनल जो इकोनॉमिक इंस्ट्रक्शन, इसमें वही लिखा है कि कैसे कैसे किया जाएगा। इसमें रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि लोकल लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी ही इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो इसलिए लोकल बॉडीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें चीज़ों में दी गई है। तो ये होता है इस चीज़ के लिए। फिर आता है फेडरलिज्म। मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, इससे पार्ट 1 वाली वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम थी इस आर्टिकल के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं फेडरलिज्म को लेकर। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। जो हमारा शेड्यूल 7 में मेंशन है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और उसके बाद आते हैं रेस्टिट्यूटरी पावर। रेस्टिट्यूटरी पावर तो सेंटर के पास ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फेडरलिज्म। कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस वही हैं कि सेंटर क्या करता जा रहा है, चीज़ों को अपने हाथ में लेता जा रहा है। कैसे, जैसे GST लिया है तो एक टैक्स हो गया सेंट्रल ने, फिर वैक्सीनेशन वॉर, फिर वेस्ट बंगाल को कंट्रोवर्सी थी, वेस्ट बंगाल के जो आपके वहाँ के सेक्रेटरी थे, सेंट्रल बुला रहा था, फिर लक्षद्वीप को ले लिया, फिर इधर दिल्ली में एक्ट ला के दिल्ली की सारी पावर ले ली, चुनी हुई गवर्नमेंट है उसके बाद भी सारी पावर ले ली। तो ऐसे सेंट्रल क्या कर रहा है, एक तरह से सेंट्रलाइजेशन चीज़ दिखा रहा है। फिर 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 ग्रिड, तो ऐसे करके पूरा एक सेंट्रलाइजेशन चीज़ को बना रहा है। और हमारा मतलब कुआसी फेडरल स्ट्रक्चर है कि यानी कि कोई ऐसा टाइम होगा जैसे नेशनल इमरजेंसी हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो सेंट्रल के पास अधिकार आ जाते हैं, अदरवाइज स्टेट अपनी मर्जी से काम करते हैं उस चीज़ों में। तो पर सेंट्रल क्या कर रहा है, ऑर्डिनेंस लेके आ जाएगा, चेंज कर देगा। अब GST लेके आए, 1 टैक्स 1 नेशन, कंपेंसेशन देना था वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। GST में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ऊपर आपको। फिर ये जो सारे फार्म बिल लेके आए, ये APMC विड्रॉल करने के लिए और भी चीज़ों के लिए, ये सब किस में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता था। और जो आपका फार्मिंग सेक्टर है वो किस में आता है, वो स्टेट लिस्ट में आता था। उसके बाद भी सेंट्रल ने अपने अधिकार में चीज़ों को लिया है। फिर यही 7 शेड्यूल में मेंशन है कौन कौन से स्टेट के अधिकार है, इस सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। फिर अमेंडमेंट कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन के लिए, RBI की पावर बहुत सारी अपने सुपरवाइज कर ली इन्होंने, पर वो भी स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी, पर RBI ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके और उनको अपने अंडर में ले आई, RBI के सुपरविज़न में ले आई, तो वो स्टेट लिस्ट में आती थी, आपने वो भी चेंज किया। तो ये कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं कि आप फेडरल या यूनिटरी में, मतलब यूनिटरी मतलब सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी साइड चीज़ों को लेते जा रही है। और हमारा प्रावधान क्या है, हमें क्या बोलता है कि फेडरल स्ट्रक्चर मेंशन होना चाहिए। बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं, जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया 1962 में केस हुआ था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फेडरल। पर SR बोमाई केस हुआ था 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच क्या बोलती है, फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, पर सरकार क्या कर रही है, दिखता जा रहा है। 1962 में बोला कि फेडरल नहीं है इंडिया का, फिर और बोमाई केस में क्या बोला, बोमाई यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 में केस था कि बेसिक स्ट्रक्चर बोला था, फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उससे कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
कि लेजिस्लेटिव पावर होती है स्टेट की ट्रेस करने की 245 से। फिर देखा सेक्शन 2 में आपने इंडियन पार्लियामेंट के पास कोई न्यू स्टेट को अंडर ला सकती है, ये सब ये सारे जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, ये सारी चीज़ें की। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर ही है जो चीज़ों में वो अपने अंडर चीज़ों को, एक स्टेट थी चुनी हुई स्टेट थी, स्टेट को आप अपने अंडर में लिया है। फिर 7 शेड्यूल जो है, जो मैंने आपको बताया, स्टेट लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट होती हैं, 59 सब्जेक्ट उसमें है, और सेंट्रल लिस्ट होती हैं, फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं उसके बाद। तो आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को चेंज कर करके कहीं ना कहीं अपने अंदर ला रहे हो। फिर मैकेनिज्म टू सॉल्व द डिस्प्यूट। अब सॉल्व जो डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में, उसे सॉल्व कौन करता है? वन एंड ओनली एक बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सेंट्रल और स्टेट के बीच में लिस्ट के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, वही सॉल्व करता है। और ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई उल्लंघन होता है। अदरवाइज़ कैसे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ोगे, वहाँ से हारे, हाई कोर्ट में अपील करोगे, वहाँ से हारे, सुप्रीम कोर्ट तब जाओगे। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट से प्रॉब्लम करता है कोई, या फिर आपका स्टेट और स्टेट की लड़ाई है किसी बात को लेकर, या सेंटर और स्टेट की लड़ाई है, तो आर्टिकल 131 क्या बोलता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं वो स्टेट लड़ाई को सॉल्व करने के लिए। तो वे फॉरवर्ड यही बात करते हैं कि इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू प्रॉपर बैलेंस पावर चाहिए, मतलब जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है उसका आप मेंटेन रखो, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, स्टेट को खुला अधिकार होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन तो ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ठीक है, पर आपको डिसेंट्रलाइज सब चीज़ का एक बैलेंस पावर रखनी चाहिए बना के आपको, ये सब ये बोलते हैं। कुछ रिफॉर्म करने चाहिए इंस्टीट्यूशन में, आपको इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए कि आपस में आके सही प्रॉपर तरीके से आपको गवर्नमेंट को रन कराना चाहिए। फिर आता है कि क्राइम अगेंस्ट द वुमेन्स, ये राइजेज हुए, कहीं ना कहीं दिल्ली का है ये तो, पर कहीं ना कहीं देखा गया क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। वो क्यों? ये कुछ आईपीसी हैं जो रिलेटेड टू हैं वुमेन से रिलेटेड, जैसे रेप्स रिलेटेड 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये सारे कुछ वो हैं चीज़ें हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। कि अगर किसी के साथ कोई डॉरी डेथ होती है तो आप बोल सकते हो इस पर आईपीसी, ठीक है ना, 304 लगेगी। या किसी को इंसल्ट किया गया, मॉडरेसिटी ऑफ वुमेन को, मतलब कि इंसल्ट की गया वुमेन की, तो 509 आईपीसी लग सकती है उसके ऊपर। तो हमें पढ़ना क्या है, क्यों, क्या रीज़न है कि केसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वुमेन के ऊपर? एक तो नो फियर ऑफ लॉ, लोगों के अंदर डर ही नहीं है, सरकार कुछ भी कर ले। चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट लिया है, वर्क जो मतलब जहाँ काम करती हैं औरत उनके साथ में हैरेसमेंट किया जाए, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस भी आई थी, और भी बहुत सारे लॉ हैं जो मैंने आप पर आईपीसी बताएं। तो लोगों में डर ही खत्म हो गया लोगों का, ये भी बात है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द कन्विक्शन, कि मतलब कि क्या है कि क्या ज़रूरी है, अगर मैं इसे बोलूँ इसने मेरे साथ हरेसमेंट किया है तो क्या पता मतलब वुमेन को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, कोई लॉ में पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो, या वो पैसे वाला व्यक्ति हो, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, उसे सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये। तीसरा आता है पैट्रियार्टिकल जो सोच है, मतलब कि पैट्रियार्टिकल सोच क्या कहती है? आदमी को आगे लेके चलते हैं ना, मतलब वुमेन को दबा के चलते हैं, तो पिता पैट्री बोल लो, पिता की जो आगे सोच चलती है। हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं एजुकेशन लेवल को, वेरियस गवर्नमेंट इफेक्ट भी किए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाता है पैट्रियार्टिकल माइंडसेट रहता है कि ठीक है बात तो करते हैं पर वुमेन को आगे नहीं देते, लड़के को ही ज़्यादा देखते हैं। फिर पुलिस फेलियर, कभी कभी क्या होता है कि कोई वुमेन ने क्राइम रिपोर्ट किया पर पुलिस भी कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाते, प्रॉपर 10 साल केस कर रही है वो, मतलब हार ही जाएगी ना, 10 साल से केस लड़ेगी, कब तक लड़ेगी? ठीक है, तो एक पुलिस को भी एक प्रॉपर रोल निभाना चाहिए। तो वही बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है, जस्टिस डिनाई इज इक्वल टू जस्टिस डिले, मतलब जस्टिस होने में अगर देरी हो, एक तरह से क्या मतलब है उसका, जस्टिस डिनाई, यानी कि आप मतलब किसी को जस्टिस देना नहीं चाहते, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जस्टिस डिले इट मीन्स जस्टिस डिनाई, आपको मना किया जा रहा है। फिर लैक ऑफ पब्लिक सेफ्टी, अब क्या वुमेन जनरली क्या है कि ठीक है वो स्ट्रीट में रात को 12 बजे जा रही है, चीख जा रही है, तो सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी वजह से क्या होता है, लोग देखते हैं सुनसान एरिया, ये वो हैरेसमेंट, कुछ भी गलत हरकतें करेंगे, तो एक तरह से वो सेफ्टी होगी, नज़र होगी तो लोग डरेंगे उस चीज़ से। और मोर रिपोर्टिंग, अभी क्या होता है इंडिया में कि 100 वुमेन के साथ ही केसेस होते हैं, पूरे हर मिनट में इतने केसेस हो रहे हैं। एक चीज़ बताओ, मात्र 12% ही बहुत कम केस रजिस्टर्ड होते हैं। आप खुद देखो ना, एक मीटू कैंपेन चला था
कितने सारे आगे निकल के आई थी वुमेन, उन्होंने कंप्लेन किया था, मतलब हैशटैग मी टू मूवमेंट था ये कि आप हैशटैग लगा के मी टू अपनी साथ जो कुछ हुआ है गलत आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आप खुद बताओ कि कितने पुराने मिनिस्टर थे 10-10 साल पुराने, वो अब आके बोल रही हैं, इतने साल बाद वो उजागर कर रही हैं उस बात को कि हमारे साथ ऐसे गलत हुआ। तो उस टाइम पर उन्हें रिपोर्टिंग करना चाहिए था, एक ये प्रॉब्लम है। और स्लैगिश जुडिशियल सिस्टम, वही भैया 10-10 15-15 साल केस चल रहे हैं, 15 जज है, केस उनके पास 15 लाख है, तो वही सारा सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी वही प्रॉपर तरीके से नहीं, तो बर्डन बढ़ता जा रहा है। व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं, वी डन मतलब क्या हुआ है। एक तो सिविल सोसाइटी पार्टी होना चाहिए, मतलब क्या कर सकते हैं डन। तो सिविल सोसाइटी जो नॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं ना, जैसे जिनके पास कानून के नॉलेज होती है, चीज़ों को पता होना चाहिए, ऐसी सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टेट को एक्शन में आना चाहिए, अगर कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ है तो स्टेट को प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। पुलिस में कुछ रिफॉर्म लाने चाहिए। जो टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं ना, पुलिस को नहीं पता कि फ़ोन में क्या है, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, तो पुलिस में कुछ रिफॉर्म लाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन बनाना चाहिए। जुडिशियल में रिफॉर्म लाने चाहिए, जो केसेस हैं जो वुमेन से रिलेटेड है उनके लिए स्पीड जस्टिस मिलने के लिए स्पेशल कोर्ट को आप करो कि 1 साल में आपको देना ही देना है। और जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन दो, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट की साइड से या फिर किसी की भी साइड से या जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन किया वो उसे कुछ पैसे कंपेंसेशन दे। फिर मीडिया का रोल बहुत अहम होता है चीज़ों में। मीडिया क्या करते हैं, इमेज गिरा भी देती है, केस को ही पलट देती है, नज़रिया ही घुमा देती है, तो मीडिया का रोल भी कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। फिर क्राइसिस सेंटर, जैसे रेप क्राइसिस सेंटर होते हैं वो सेटअप करने चाहिए कि जो मतलब प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी बेटी या महिला के साथ कोई रेप होता है, वो हैंडल नहीं कर पाती, कैसे चीज़ों को ले, इवन फैमिली वाले चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम नहीं करेंगे तो अकेली लड़ ले, तुझे लड़ना है तो केस ये वो। तो इस चीज़ के लिए रेप क्राइसिस सेंटर होने चाहिए, डिफरेंट कंट्री में होते भी हैं, देखो ये रही। तो ये सब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, दीज कंट्री आर प्रोवाइडिंग हेल्प करते हैं, एक तरह से टेलीफोनिक हेल्प हो, कुछ भी हो कि हम आपके साथ हैं, हम आपको मेडिकल सुविधा भी देंगे, काउंसलिंग भी करेंगे और आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, ताकि वो आदमी अंदर जा चुके और आपको नौकरी भी दिलाएंगे, डिग्निटी भी दिलाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये होना चाहिए, ऐसे सेंटर इंडिया के अंदर होने चाहिए। फिर जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। सॉरी मेरी पेंसिल डाउन हो गई है आईपैड की, तो मैं थोड़ा हाथ से बताऊंगा इस चीज़ों को। तो दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। लोगों की जो कंडीशंस है ना वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि पेंडेमिक है, लोग घरों में कैद है, तो चीज़ें वही हैं कि लोगों ने स्ट्रेस फील कर रहे हैं लोग। बहुत सारी कोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और हमारा इंडिया ऐसा है कि इसमें कभी मेंटल हेल्थ को देखते ही नहीं है। अगर किसी का मेंटल हेल्थ ख़राब है, एंजाइटी फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, उस चीज़ को नहीं काउंट होता। हाँ, किसी का हार्ट अटैक आया उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर मेंटल हेल्थ को कभी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके नहीं जाएंगे, कभी किसी न्यूरो डॉक्टर के पास उसको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसको काउंट ही नहीं करते। तो यही है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द WHO क्या बोलता है कि मेंटल हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ वेल बींग इन विच इंडिविजुअल रिलाइज, स्टेट ऑफ वेल बींग है जिसमें एक इंडिविजुअल रियलाइज़ करता है, या फिर उसकी एबिलिटी, या फिर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, कोई स्ट्रेस फील कर रहा है लाइफ में, कोई मतलब फ्रूटफुली कोई चीज़ गलत चीज़ हो रही है उसके साथ, वो फील कर रहा है, तो वही सारी कोई मेंटल हेल्थ बोला जा सकता है। तो लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप फिजिकल हेल्थ देखते हैं, फिजिकल हेल्थ चोट लग जाएगी डॉक्टर के पास, ये हो जाएगा डॉक्टर के पास, तो फिजिकल हेल्थ को तो आप बहुत अच्छे से डिफाइन करते हो, पर मेंटल हेल्थ को आप चीज़ों को अच्छे से नहीं देखते हो। तो कुछ चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ। एक तो हमारे क्या पब्लिक का जो हेल्थ बर्डन है ना, जो खर्चा है वो इतना खर्चा है, मतलब हेल्थ बर्डन इतना है नॉर्मल आदमी के ऊपर, तो मेंटल हेल्थ को काउंट ही नहीं करता। आप खुद बताओ, आपके घर में कोई बीमार है, उसे डेली डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, या हफ्ते में डायग्नोस कराना पड़ता है डॉक्टर के पास, या फिर OPD में ले जाना पड़ता है, वही खर्चा इतना है, लोग इंडिया के लोगों के पास बर्डन इतना है, तो कहाँ से वो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे, इन मेंटल हेल्थ पे कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। और फिर जो मेंटल हेल्थ जो वर्क फोर्स है इंडिया में, वो 10 लाख के मतलब बहुत सारे हैं। मेंटल हेल्थ वाली बात आएगी ना, अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को गिना जाए तो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, और उस पर डॉक्टर कितने हैं हमारे यहाँ। जो साइकेट्रिस्टिक है वो 0.3 है, जो नर्सेज हैं हमारे यहाँ वो नर्सेज कितनी है, सॉरी मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, जो नर्सेज हैं हमारे यहाँ वो नर्सेज कितनी है, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो कितने हैं, साइकेट्रिक कितने कम है, और सोशल वर्कर कितने कम है। तो आप खुद देख सकते हो 1 लाख आदमियों पे हमारे यहाँ बस 0.3% डॉक्टर ही नहीं है, तो कैसे काउंट करोगे।
ये सारी चीज़ों को देखा गया कि पैसा दो, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि आप एड प्रोवाइड करवाओ, जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा प्रोवाइड कराओ, गवर्नमेंट से बोला है, इन सब चीज़ों को चैलेंज को फेस कर पाए। पुअर अवेयरनेस है, किसी को पता नहीं मेंटल हेल्थ क्या होता है, कोई बोलता है भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी फील कर, अबे यार जाना घूम के आना, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, घर में घुसा रहता है तो प्रॉब्लम होगी। हाँ भाई हो सकता है घर में घुसने की वजह से कोई चीज़ हो, कुछ और भी रीज़न हो सकता है कि किसी इंसान बार बार सोचते हैं ना कोई इंसान, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिए हैं, जैसे आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेके आई थी गवर्नमेंट, उनको भी लगने लगा गवर्नमेंट को भी कि मेंटल डिसऑर्डर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो मेंटल हेल्थ जो हेल्थ प्रोग्राम था 1982 में लेके आई थी, पर लोगों को नहीं पता, फिर इसे और मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, चीज़ों में बोला गया। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी लेके आई 2017 में, वो गारंटीड प्रोवाइड करता है एवरी अफेक्टेड पर्सन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द सर्विसेज रन एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा भी बोला है सरकार ने 2017 में, अगर किसी आदमी को लग रहा है कि वो अफेक्टेड है किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, तो उसे मेंटल हेल्थ मिलनी चाहिए, और ट्रीटमेंट जो सर्विस होगी, जो भी गवर्नमेंट के रन इंस्टीट्यूशन होंगे वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाएगी। एंड द सिग्निफिकेंस टू रिड्यूस द स्कोप फॉर द यूज़, जो IPC 309 है, जो अटेम्प्ट टू कमिटेड सुसाइड वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, अगर कोई मेंटल हेल्थ वाला सुसाइड कर लेता है, उसमें क्या होता है, अगर वो बच जाए, अगर कोई सुसाइड कर रहा है और बच गया ना, तो उसे 1 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ सुसाइड एक तरीके से क्राइम माना जाता है। तो किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, वो सुसाइड कर रहा है और बच जाए, तो उसे क्राइम से मतलब थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा, क्राइम में नहीं काउंट किया जाएगा, ऐसा कुछ कई बार बोला भी गया। देखो, ये कमिटेड टू सुसाइड शैल बी परज्यूम अनलेस अदरवाइज, कोई प्रॉब्लम हो सकती है भाई, वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो उसको नहीं किया जाएगा, क्राइम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बची हुई न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई, बहुत अच्छे से कोशिश की। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डेली बेसिस पे हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है इस वीडियो के नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत सारी चीज़ वीडियो से कवर कर चुके हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। 8, 9, 10 हम इससे चीज़ें कवर कर चुके हैं, और मेरे डेली बेसिस पे मैं बिल्कुल ऐसे ही डालता हूँ, इधर आया और इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है।